हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर यूडी चारण एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए नीट में फिजिक्स पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले तो देखो, नीट में फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसके लिए आपको हमेशा किसी टीचर को, चाहे वो ऑनलाइन हो, अगर ऑफलाइन कहीं कोचिंग में पढ़ रहे हो तो आप किसी ना किसी को फॉलो जरूर करना है। केवल टोटली सेल्फ पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो आपको किसी ना किसी टीचर को जरूर फॉलो करना है, उसके लेक्चर्स वगैरह अटेंड करने हैं। फिर क्या होता है कि ड्यूरिंग द लेक्चर या ड्यूरिंग द एक चैप्टर जैसे जैसे कंप्लीट होता है आपका, तो आपको क्या करना है, उस चैप्टर के बीच बीच में शुरू से स्टेज वाइज क्वेश्चन करते जाना है कि इतना पोर्शन खत्म हुआ है। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो अच्छे से। तो वो टीचर खुद भी कुछ एग्जाम्पल्स करवाता है। उसके अलावा अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में हो तो वो क्या करते हैं, आपको होमवर्क भी देते हैं कि भाई आज ये 11 to 34 नंबर तक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से करके लाने हैं, ये करके लाने हैं, वो मार्क करवाते हैं। वो बेस्ट वे होता है, उसको कभी इग्नोर मत करना। उससे क्या होता है, आपका चैप्टर साथ साथ तैयार होते हैं, चीज़ें मिक्सअप नहीं होती। ठीक है, तो वो मैं जीरो से लेवल शुरू करके बता रहा हूँ कि भाई कैसे अपन को फिजिक्स के टच में रहना है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है फिजिक्स के मामले में। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि भाई जैसे अपन ने टीचर को फॉलो कर लिया और अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो सबसे पहले अपन को अपने चैप्टर के नोट्स की जो कॉपी है, उस नोट्स के अंदर ईच एंड एवरी पॉइंट अपन को अच्छे से आना चाहिए। नोट्स के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो अपन को नहीं आए। नहीं आती है, अपने पड़ोस वाले स्टूडेंट से पूछो। हर क्वेश्चन में ऐसा जरूरी नहीं है कि आप डाउट काउंटर पे जाओ अपना टाइम वेस्ट करो, पहले अपने दोस्तों से पूछ लो। उसके बाद जैसे ही वो चीजें क्लियर हो, उसके बाद अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके स्टेज वाइज होने चाहिए। अगर आप एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, ठीक है, फिजिक्स समझ में कम आती हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप सबसे पहले सॉल्व्ड एग्जाम्पल करना शुरू करो। सॉल्व्ड एग्जाम्पल से क्या फायदा होगा सर? देखो, सॉल्व्ड एग्जाम्पल से आपको ये पता चलेगा कि इस क्वेश्चन का कितना पार्ट मुझे आता है। उस क्वेश्चन में उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन लिखा मिलेगा। अगर पता चलता है कि भाई हाँ, ये फॉर्मूला अगर यूज किया है, जस्ट सपोज कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और फिर भी आप नहीं कर पाए, आपने वो फॉर्मूला नहीं यूज किया, तो जैसे ही आप उसका सॉल्यूशन देखोगे तो आपको पता तो चलेगा ना कि हाँ यार, ये फॉर्मूला तो मैंने पढ़ा था। ठीक है, ये फॉर्मूला तो मेरा पढ़ा हुआ है, इसका मतलब इस फॉर्मूले को इसमें क्यों अप्लाई किया। अब ये डाउट है आपका, अगर आपको अब भी नहीं समझ आ रहा तो, और हो सकता है आपको समझ भी आ जाए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अदर चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट मिक्स किए होते हैं, तो जैसे ही आप सॉल्यूशन देखोगे तो आपको पता चलेगा ना कि भाई एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में किया क्या है। तो जो फिजिक्स में एवरेज या बिलो एवरेज है, उनको सॉल्व्ड एग्जांपल हमेशा करने चाहिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जैसे 1D 2D का कोई क्वेश्चन है कि यहाँ से कुछ क्वेश्चन था कि यार इसमें एक्सेलरेशन अगर मेरे को मिल जाए ना, तो फिर तो मैं इसको आगे सोल्व कर सकता था। फिर वो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए भी कुछ टेक्निक लगी होगी, कुछ इक्वेशन लगी होगी, या कुछ क्वेश्चन में दी हुई इंफॉर्मेशन यूज की होगी, तो वो आपको पता चलेगा, अरे यार अच्छा, इसका एक्सेलरेशन तो इसने ऐसे फाइंड किया है, तो आगे का तो आपको आता था ना। तो ऐसे कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी और आपकी फिजिक्स स्ट्रांग होती जाएगी। तो नेक्स्ट चीज आपको ये ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर अपन बात करें एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करने हैं आपको, और सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी चाहे आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो, लेकिन आपको क्या करना है, एनसीईआरटी का जो समरी दे रखा होता है एनसीईआरटी के चैप्टर के लास्ट में, वो आपको जरूर पढ़नी है पूरी। ठीक है, उस समरी में से डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। आपको पता है भाई, आजकल नीट का जो एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल है वो कम हो रहा है। कंपटीशन तो अब भी बढ़ रहा है, बिकॉज कैंडिडेट जाता है, सीट्स कम है, ठीक है, सीट लिमिटेड है, पर जो एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल है ना, वो कम होता जा रहा है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी फिजिक्स में बहुत पूछ रहे हैं, और उन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी की जो पीछे वाली समरी है उनकी लाइंस में से एक्सेलरेशन रीजन के या थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के पूछे जा रहे हैं। तो आपको एनसीईआरटी की जो पीछे की समरी है वो भी अच्छे से कवर करनी है बच्चों। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात आते हैं कि भाई हाँ ठीक है, मैंने अच्छे से पढ़ा, मैंने सोल्व किया, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप अपनी कोचिंग की सीट कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो, और लास्ट टू लास्ट आप जाके थोड़ा सा, अगर आपका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग हो गया है, आप एक एवरेज से थोड़ा ऊपर कर रहे हो फिजिक्स में, तो जेई मेंस के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। जेई मेंस से डायरेक्ट क्वेश्चन एज इट भी नीट में रिपीट होता है। इसके अलावा क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट तो सारे यूज होते ही है नीट के एग्जाम में। ठीक है, तो आपको जेई मेंस के पीवाईक्यू जरूर सोल्व करने हैं, उसके ज़्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपको सोल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, मॉक टेस्ट आपके होते ही हैं, वो आप कर सकते हो। उसके अलावा पीवाईक्यू नीट के, देन जेई मेन के। ओके,
आजकल एसरेशन रीजन के कुछ क्वेश्चन पूछने लगे हैं। तो इसके बाद इतना सब करने के बाद आपको एआर के क्वेश्चंस सॉल्व करने जाना है, बिकॉज वो कम क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादा नहीं पूछते, प्लस उनमें भी ज़्यादातर अगर आपने ऑब्जेक्टिव अच्छे से किए तो वो हो जाएंगे, फिर एआर की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि भाई जैसे 15 या 20 डेज का आपका स्लॉट था जब आपने पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ा, उसके बाद आपका टेस्ट हुआ, तो फिर एक टेस्ट में पहली बार एक मिस्टेक सामने आती है बहुत से बच्चों की, जो ड्यूरिंग 15 डेज सेटिस्फाइड थे कि हाँ मैं तो अच्छा कर जाऊंगा शायद, लेकिन टेस्ट में उसके मार्क्स उतने नहीं आए जितने वो एक्सपेक्ट कर रहा था, एक्सपेक्टेशन से बहुत कम मार्क्स आ गए टेस्ट में। तो उसके कुछ रीजंस होते हैं एक तो हो सकता है कि जैसे मैंने सीधा सीधा पढ़ा था और क्वेश्चन ही समझ में नहीं आए। दूसरा होता है एक सिली मिस्टेक्स, ठीक है, सिली मिस्टेक्स हो गई, यार ये तो आ रहा था, ये इसमें ये कर दिया, इसमें वो कर दिया। तो सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्वेश्चंस को पूरा पढ़ना है, ठीक है, पूरा क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन को यूज करके ही अपन क्वेश्चन करने जाएंगे। उसके जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं सारे ऑप्शंस को अपन को अच्छे से पढ़ना है। पहले ऑप्शंस में अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आंसर मिल भी रहा है तो आपको फोर्थ ऑप्शन तक जाना है, ठीक है, तभी आपका राइट अप्रोच मिलेगा आपको क्वेश्चन तक जाने में और सिली मिस्टेक्स आपकी कम से कम होगी। उसके अलावा फिजिक्स में एक सिली मिस्टेक मोस्ट कॉमन होती है यूनिट की, कि यूनिट थी एसआई यूनिट में नहीं दे रखा था कुछ अमाउंट, वो मैंने एसआई में कन्वर्ट नहीं किया, तो यूनिट का स्पेशली ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आप ध्यान रख के सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करते हो। उसके अलावा एक पेपर की डायरी बना लो अलग से, जिस भी पेपर में जिस क्वेश्चन में जिस टाइप की सिली मिस्टेक आपने कर दी उसको आप लिख लो। जिस टाइप की सिली मिस्टेक आपने कर दी उसने अगर आपने लिख ली तो वो कभी वापस आपकी रिपीट नहीं होने वाली है। जस्ट सपोज आप किसी रास्ते से जा रहे हो जहाँ एक बड़ा सा पेड़ है, उसी पेड़ के सामने एक स्पीड ब्रेकर है जो दूर से नहीं दिखता, आप पहली बार वहाँ से गुजरे, हो सकता है आपको दिखा नहीं, वो अचानक आया और आप गिर भी गए या फिर जो भी आपको थोड़ी डिफिकल्टी हुई, दूसरी बार गए, तीसरी बार गए, अरे सेम रास्ते से नेक्स्ट टाइम जाओगे तो आपको वो पेड़ दिखते ही अलग से दिख जाएगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है, यहाँ तो स्पीड ब्रेकर है जो दूर से नहीं दिखता। ऐसे ही सिली मिस्टेक के केसेस में होगा, आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में इस टाइप की सिली मिस्टेक्स होती है, तो आप सिली मिस्टेक्स को लिखना। पेपर एनालिसिस मैं आपको बताता हूँ, पोस्ट पेपर प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। जस्ट सपोज अभी नीट का आपने कोई मॉक टेस्ट दिया कोचिंग का, आपके 630 मार्क्स है और एक आपका दोस्त है जिसके 650 मार्क्स है, अगर उसने पोस्ट पेपर प्रिपरेशन करी नहीं तो उसको केवल 650 मार्क्स का ही आता है जो उसको पहले से आता था, उसने अपनी गलतियां नहीं सुधारी। गलतियां हमेशा पोस्ट पेपर प्रिपरेशन से सुधरती है। पूरे साल में कितने सारे आप टेस्ट दोगे, तो उसमें पोस्ट पेपर प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन ऐसा है कि भाई जिसकी तो हवा ही नहीं लगी, मतलब उसमें तो अभी पढ़ने की जरूरत है, उसमें कोई पोस्ट पेपर प्रिपरेशन नहीं है, पर कोई आता आता गलत हो गया या फिर इस टाइप की कुछ चीज़ें होती है, या फिर कोई अपन कई बार पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, एक पोर्शन उस चैप्टर का मिस हो जाता है, ठीक है, तो इस टाइप की चीजें अपन को ऐसे पता चलेगी। फिर अपना 15 डेज के बाद अपन डायरेक्ट आते हैं नीट पे, कि इतने सारे 15 डेज मिला के पता नहीं कितने सारे अपने नीट के चैप्टर होंगे। बहुत सारे चैप्टर्स को एक साथ नीट तक लेके जाने के लिए एक रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है, और नेक्स्ट 15 डेज में पीछे के पूरा 15 डेज का अगर रिवीजन करने बैठोगे तो नहीं हो पाएगा, कभी नहीं होता। तो पूरा रिवीजन नहीं करना तो सर कैसे करना है, जब आप पढ़ रहे हो ना पहली बार उस चैप्टर को, उसी टाइम अपने वीक पॉइंट्स क्या है वो पहचानो। फिर आप टेस्ट देंगे, टेस्ट के टाइम आपको पता चलेगा अरे यार इस पोर्शन के क्वेश्चन तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ, इसमें तो मेरा बिल्कुल भी कोई वीक पॉइंट नहीं है। तो इस टाइप की चीज़ें आपको करनी है कि आपको अपने वीक पॉइंट्स पहचानने, उसके अलावा शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। हो सकता है मैं तो क्या करता था, मेरी जो नोटबुक थी ना फिजिक्स की, उन्हीं को शॉर्ट नोट्स बना लेता था, ऊपर की जगह में इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखती, फिर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसको स्टार मार्क कर दिया अलग कलर के पेन से। तो मैं ऐसे पन्ने पलटता था ना तो पूरी कॉपी मेरे सामने चलती थी और मुझे पता रहता था कि कौन सा पॉइंट तो मेरा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा पॉइंट मेरा वीक है। तो ये आपको भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। ये ध्यान रखोगे ना तो इससे आप क्या कर पाओगे, जैसे अपना पूरा जो सिलेबस होता है ना, जैसे ही आप जैसे नीट के पास पहुंचोगे ना, तो जैसे आपकी जस्ट सपोज जो फिजिक्स है ना, तो फिजिक्स में ही आप ऐसे देखोगे कि 80% पार्ट तो समझने का होता है, वो तो आपको समझ में आ गया तो आ गया, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी। फिर बचा हुआ अगर अपन बात करें 20% पार्ट, इसमें क्या होता है, रटने का होता है। तो रटने वाला पार्ट तो चाहे वो टॉपर स्टूडेंट हो चाहे कोई भी हो जिसको रटना है, तो उसको तो अच्छे से शॉर्ट नोट्स में रखना, उसको मल्टीपल रिवीजन की जरूरत है। कोई कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, वो तुम्हें किसी ने समझाया और तुम्हें समझ में आ गया, तो उसमें क्या जरूरत है भाई, उसमें बार बार उसके रिवीजन की जरूरत नहीं है। हाँ रिवीजन करना है पर इतना
उसको मतलब उतना अपन को बार बार उसको रिवाइज नहीं करना है, बार बार अपने वीक पॉइंट्स को रिवाइज करना है बच्चे, ठीक है। फिर इस 80% का हो सकता है कि भाई 70% तो आपकी परमानेंट मेमोरी में चला गया, और इसका जो भी मतलब इसका 90% परमानेंट मेमोरी में चला गया, ओनली 10% बचा हो, तो उस पर अपन को काम करना है। ऐसे अपन को अपने वीक पॉइंट्स पता चलेंगे। फिर अपन आते हैं एग्जाम वाले डे पर। एग्जाम वाले डे क्या ध्यान रखें, उस दिन एक तो आपको पेपर जो अटेम्प्ट करना है ना फिजिक्स का स्पेशली, वो आपको ऐसे करना है, एक सिंगल राउंड में नहीं करना है। देखो नीट के पेपर का लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं रहता, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। तो आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो पहले अटेम्प्ट में आपको आने तो आ जाएंगे, नहीं आने तो नहीं आएंगे, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको लगेगा अरे यार कुछ तो रह गया, अरे यार क्या था, अरे यार कुछ तो था, अरे यार, ऐसे करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। हर एक क्वेश्चन के मार्क्स नीट में सेम ही मिलेंगे, पर टाइम अगर किसी एक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा देके अगर आपने वो सही कर दिया, उसकी वजह से पीछे 3 क्वेश्चन छूट गए ना, तो अच्छा नहीं होगा। यानी आपको राउंड में करना है पेपर, यानी फर्स्ट राउंड में अगर नहीं हो रहा ना, उसको एक सर्कल किया और छोड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अगर 5-6 सर्कल भी रह जाते हैं, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो उसके बावजूद भी। मेरे फिजिक्स में 160 आउट ऑफ 180 थे उस टाइम में, जब फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आता था, अब तो बहुत ज़्यादा इजी आने लगा है, ठीक है। तो उस टाइम में भी मेरे ऐसे फर्स्ट राउंड में सर्कल रहे थे, सेकेंड राउंड में वो कॉन्सेप्ट अपने आप ही अपन इतना, फिर मेरे उसके बाद केमिस्ट्री बायोलॉजी सब करके अपन वापस जैसे ही आते हैं ना उस क्वेश्चन पे, अपना माइंड एक बार के लिए रिफ्रेश हो चुका होता है। अगर उसी क्वेश्चन पे स्टक होकर आप उसी के बारे में सोचते रहोगे तो आप पीछे हो जाओगे। तो आपको एग्जाम में ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो आप भी अपने फिजिक्स के स्कोर को इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।